गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर है सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में कंपनसेटिंग सेल्स पर्सोनल, यानी हमारी जो सेल्स फोर्स है उसको हम किस तरीके से उनके कामों के लिए जो वो ड्यूटीज़ प्ले करते हैं उसके लिए कॉम्पनसेट करते हैं, राइट। यहाँ कॉम्पनसेशन का मतलब उनके रेमुनरेशन से है या उस सैलरी से है या जो भी कमीशन हम उनको देते हैं उससे है, ठीक है। तो अभी रेमुनरेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जो भी लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, जैसे मान लो अगर हम अपने सेलिंग फोर्स की ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो सेल्स फोर्स पे ही टिका हुआ है। तो रेमुनरेशन का मतलब आपके काम के लिए, आपकी सर्विसेज के लिए जो आपको दिया जाता है, दैट इज़ रेमुनरेशन, राइट। अब जो सेलिंग फोर्स है, बिकॉज़ सेलिंग फोर्स पे हमारा बहुत बड़ा कार्यभार टिका हुआ है, क्योंकि कस्टमर्स को कन्विंस करना, कस्टमर से कांटेक्ट करना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, कस्टमर्स के डिमांड्स पूरी करना, उनके लिए आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना, इन सब चीज़ों से हमारी सेलिंग फोर्स जो है डे टू डे बिज़ी रहती है। तो ऑब्वियसली उनकी इनवैल्यूएबल सर्विसेज के लिए हमें उनका जो भी उनको उसके बदले में दिया जाता है, दैट इज़ रेमुनरेशन, राइट। तो अभी रेमुनरेशन की बात तो क्लियर हो गई है, लेकिन जो सवाल पैदा हो रहा है वो ये है कि फेयर रेमुनरेशन होना चाहिए, राइट। जो भी काम हम उनको सौंप रहे हैं, जो भी टास्क हम उनसे ले रहे हैं, उसके बदले में उन्हें उनका फेयर रेमुनरेशन मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं पे भी उनकी सेवाओं के बदले में हमने उन्हें उतना रेमुनरेशन, सैलरी या जो भी उनका अमाउंट बनता है वो नहीं दिया, तो मे भी कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फैक्शन के शिकार हो जाएंगे और वो डिससेटिस्फैक्शन उनके काम में नज़र आएगी। तो नियर फ्यूचर में भी वो आपकी इंस्टीट्यूशन को छोड़कर स्विच करना चाहेंगे, वो ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहाँ पर उन्हें अपने काम के लिए अच्छी सैलरी मिल सकती है, ठीक है। तो रेमुनरेशन का मतलब यहाँ पर फेयर रेमुनरेशन से ही है। तो आपके काम के लिए, आपके सर्विसेज के बदले में जो भी आपको वेतन दिया जाता है, दैट इज़ कमीशन भी हो सकता है, बोनस भी हो सकता है, फ्रिंज बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे ये सब क्या चीज़ें हैं। हमारा जो रेमुनरेशन है उसके दो पार्ट्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, एक फिक्स्ड एलिमेंट है, एक वेरिएबल एलिमेंट है। हालांकि इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ। सैलरी का एक पोर्शन हम अगर कमीशन के तौर पे देते, मान लीजिए एक सैलरी भी आपको दे रहे हैं आपके काम के लिए, और साथ में आपको एक कमीशन भी दिया जा रहा है कि मान लीजिए इतनी सैलरी है पर मंथ मिलेगी, यानी 5,000 मान लीजिए पर मंथ सैलरी आपको मिल रही है क्योंकि आप इंस्टीट्यूशन के लिए काम करते हो, राइट। लेकिन आप जितनी सेल करते हो उसका 1% आपको कमीशन भी मिलेगा, दैट इज़ वेरिएबल वेरिएंट या एलिमेंट। 5,000 तो आपको फिक्स मिल रहे हैं, वो तो टाइम के हिसाब से है कि पूरा मंथ आपने काम किया है तो आपको 5,000 मिलेंगे। लेकिन 5,000 के अलावा आपको ये भी कहा जा सकता है कि आपको जितनी भी सेल का टारगेट दिया गया है उस टारगेट को पूरा करने पर आपको 1% कमीशन भी दिया जाएगा, या उस टारगेट के ऊपर जाने पर, यानी कि टारगेट से ज़्यादा अर्न करने पर आपको 1% कमीशन दिया जाएगा। तो दैट इज़ द वेरिएबल पार्ट ऑफ योर रेमुनरेशन। अभी दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये मंथली बेसिस पे होता है, ये आपके टारगेट के बेसिस पे होता है, या आपने जो अचीव किया है उसके बेसिस पे होता है। तो कई कंपनीज़ जो हैं वो अपनी सेल्स फोर्स को फिक्स सैलरी देती हैं, और कुछ कंपनीज़ अपने सेल्स फोर्स को कमीशन देती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो दोनों देती हैं, सैलरी भी दे रही हैं और कमीशन भी दे रही हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, और डिपेंड करता है उनकी पॉलिसी ऐसी है, कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि वो अपनी सेलिंग फोर्स को या सेल्स फोर्स को किस तरीके से रेमुनरेशन प्रोवाइड करेगी। तो अब हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पे एक बार ज़रूर जाएंगे। कोई भी सेलिंग जो भी फोर्स को दिया जाने वाला कॉम्पनसेशन है, उनमें 3 बातों का हमें ख़ास ख्याल रखना है। एक, रेमुनरेशन इतना ज़रूर होना चाहिए कि वो अच्छे स्किल्ड लोगों को हमारी तरफ लेकर आए। दूसरी बात, उन लोगों को टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाता रहे इस रेमुनरेशन के बल पर। और तीसरी बात, वो लोग हमारे पास टिके रहें, हमें या हमारे ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट ना हो जाए।
तो अगर आपका एक कॉम्पोजिशन का जो सिस्टम है वो साउंड है, परफेक्ट है, तो उसमें ये 3 बातें आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स फोर्स रेम्यूनरेशन या कॉम्पनसेशन। देखिए, ऑब्वियसली आप उनकी सर्विसेज के बदले में उनको जो भी दे रहे हैं वो उनके कार्य का एक रिज़ल्ट है, वो एक एक्सपेक्टेशन है कि वो चैरिटी के लिए तो नहीं आए ना, ऑब्वियसली वो काम के बदले में कुछ लेना चाहेंगे, कंसिडरेशन तो मस्ट है उसमें। तो उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उनको अपने साथ जोड़े रखने के लिए ज़रूरी है। तो हम इसकी फ़ीचर्स की बात करें तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। मतलब जो मैं सेलिंग फोर्स की बात करें उसके बारे में बात करेंगे। सेलिंग फोर्स को दिए जाने वाले रेम्यूनरेशन से उसकी प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट आता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। अच्छा, घट भी सकती है, ज़रूरी नहीं है कि बढ़ती है। मान लीजिए आप उसको इतनी कम पैसे दे रहे हैं कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, उसका काम में मन नहीं लगता, वो कहीं छोड़ कर जाना चाहता है, वो दूसरी जॉब ढूंढ रहा है, तो इट मीन्स कि वो आपके संस्था के साथ दिल से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप उसको बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी दे रहे हैं तो वो देखना, आप उसकी एफिशिएंसी और आप उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको एक अच्छा सा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है ये हम देते क्यों हैं? क्योंकि वो हमें अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा फिर हो रहा है कि अच्छे लोगों को, स्किल्ड लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक ये बढ़िया तरीका है कि हम अच्छे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करें। उसके अलावा जो भी इसकी डेफिनेशन लगा लीजिए तो उसमें फोकस किस बात पे किया गया है? फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, उचित होना चाहिए। जो काम आपको दिया जाए उसके लिए आपको उचित सैलरी मिलनी चाहिए। उसके अलावा आपके एफ़र्ट्स में और आपके रेम्यूनरेशन में एक सीधा साधा कनेक्शन होता है और होना भी चाहिए। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बात करी थी थोड़ी देर पहले फेयर रेम्यूनरेशन की, और उससे भी पहले एक हमने पॉइंट लिया था फिक्स्ड एलिमेंट और वेरिएबल एलिमेंट। तो जो फिक्स्ड एलिमेंट है वो फिक्स सैलरी के तौर पे है, जिसमें आप कितनी भी प्रोडक्टिविटी दिखाओ आपको सैलरी उतनी मिलनी है। ये जो वेरिएबल एलिमेंट है यही है जो आपके प्रयास यानी आपके एफर्ट्स और आपके रेम्यूनरेशन में एक कोऑर्डिनेशन लाता है। आप अच्छी काम करोगे और आप अच्छे से टारगेट पूरे करोगे, आप जल्दी टारगेट पूरा करोगे तो आपको कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। दैट इज़ वेरिएबल एलिमेंट। तो देयर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन प्रोडक्टिविटी ऑफ अ सेल्समैन एंड हिज रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट इज़ वेस्टेज को कंट्रोल करना। ऑब्वियसली ये भी अपने आप में सेलिंग फोर्स का एक टारगेट है कि उनको ये भी कहा जाता है कि भाई जो पर्सन जितना कम से कम वेस्टेज करेगा उसको हम ये बोनस देंगे, उसको हम इतना कमीशन एक्स्ट्रा देंगे, ये सारी चीज़ें। तो एक तरीके से जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिलती है और इमेज भी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन अच्छी सैलरी दे रहा है तो उसके बारे में पूरी मार्केट में एक हवा होती है कि यस, ये कंपनी तो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छी सैलरी दे रही है। तो एक आपकी रेपुटेशन जो है अच्छी बिल्डअप होती है। अब रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी गुड या साउंड सेल्स फोर्स कॉम्पनसेशन के? जनरल सी बातें हैं। एक तो फेयर होना चाहिए, सही काम के लिए सही वेतन। ऑब्वियसली हर आदमी यही चाहेगा कि मैं जो काम करूं और मुझे उसके बदले में जो मैं डिज़र्व करता हूं मुझे उतना पैसा मिलना चाहिए। मोटिवेशनल है, रेम्यूनरेशन इतना ज़रूर होना चाहिए कि आपको मोटिवेशन मिले काम करने के लिए, आपके मन में असंतुष्टि, डिससेटिस्फेक्शन वाला फील ना आए। इक्विटेबल, राइट पर्सन को राइट जॉब दिया है और राइट रेम्यूनरेशन की बारी है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि 2 लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि आपको एक को तो ज़्यादा सैलरी दे रहे हो और दूसरे को आप जो है उतनी नहीं दे रहे हो। इससे क्या होगा? दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी और मैनेजमेंट के प्रति बड़ा गुस्सा होगा कि ये तो बायस्ड है, तो बहुत पक्षपात करते हैं। सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, आपका जो भी कैलकुलेशन जो भी मतलब जैसे मान लीजिए कमीशन की हम बात करते हैं। अब हमने कह दिया कि आप 5000 यूनिट से ज़्यादा जितना बेचोगे उसके ऊपर आपको 1% कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट इज़ फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल का मतलब होता है कि थोड़ा सा एनवायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंगली हमें ये प्रोग्राम को यानी जो भी कॉम्पनसेशन हम दे रहे हैं वो थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अब अगर डिप्रेशन आ गया, मार्केट में मंदी आ गई है, तो मे बी रेम्यूनरेशन थोड़े डाउन जा सकते हैं।
और अगर ऐसा कुछ आ गया कि यस तेज़ी है मार्केट में, खूब ज़ोर शोर है, बहुत डिमांड है हमारे प्रोडक्ट्स की, हमारे जो सेल्समैन हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हम उस समय हम उनको रेम्यूनरेशन ज़्यादा दे सकते हैं। इकोनॉमिकल, ऑब्वियसली बजट के हिसाब से भी ज़रूर चलना है। हम उतना अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी सैलरी दें, हम अपनी सेल्स फोर्स को इतना कमीशन दें। कंपटीशन में भी देखना है कि हमारा राइवल, हमारा कॉम्पिटिटर अपने सेल्स फोर्स को कितना पैसा दे रहा है, तो कम से कम उतना नहीं, उससे मिलता जुलता तो दे सकते हैं। हो सकता है वो हमसे बड़ा बिजनेसमैन हो, अब यहाँ पे तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा क्योंकि बड़ा बिजनेसमैन तो ज़्यादा पैसे भी दे सकता है। लेकिन बात वही है कि कहीं ना कहीं वर्कर्स के, कहीं ना कहीं जो सेल्स ऑफिसर्स हैं या सेल्स फोर्स हैं, उनके दिमाग में ये बात ज़रूर गर्ज कर जाती है कि दूसरी संस्थाएं या दूसरे इंस्टीट्यूशन तो अपने लोगों को ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली जब मार्केट में तेज़ी होती है, लोगों के पास पैसा होता है, लोगों के पास परचेजिंग पावर होती है, डिमांड होती है, सप्लाई होती है, मतलब सेल बढ़ती है, तो विक्रयकर्ता यानी सेल्स फोर्स की जो रेम्यूनरेशन है वो भी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि ये सारी चीज़ें उसके साथ कनेक्टेड हैं। अच्छा, अब रह गई बात इन्फ्लेशन की। तो जब मार्केट में इन्फ्लेशन की स्थिति आती है, इन्फ्लेशन का मतलब जब प्राइसेस हमारे बढ़ते हैं, इन दैट केस क्या होता है कि अब कीमतें बढ़ गई तो आपको भी तो देखना है ना कि अब आपका जो सेल्समैन है, अब उसकी सैलरी अगर आप बढ़ा नहीं रहे हो तो उसके लिए भी तो महंगाई बढ़ रही है ना, महंगाई बढ़ रही है तो सबके लिए बढ़ रही है, राइट। लेकिन वो पुरानी सैलरी में कैसे गुजारा करेगा, इसलिए आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप उनकी महंगाई के प्रोपोर्शनेटली सैलरी में इंक्रीज़ करते रहें। लिंक टू नेचर ऑफ जॉब जितनी डिफ़िकल्ट होगी आपका रेम्यूनरेशन उतना अच्छा होना चाहिए, उतना बड़ा होना चाहिए। जॉब सिंपल है, थोड़ा रेम्यूनरेशन आप कम कर सकते हो। डिस्टर्ब्ड एरिया में आपको भेज रहे हैं तो आपको रेम्यूनरेशन ज़्यादा मिलेगा या मिलना चाहिए। ठीक है, फिर है इफेक्टिव कंट्रोल का मतलब यहाँ पर यही है कि वेरिएंट जो है ना, एक उसका जो वेरिएबल पार्ट है वो ज़रूर रखिए। अगर आपने ये कह दिया कि जी आपको हर महीने 5,000 सैलरी मिलनी है, अब आप काम करो चाहे ना करो, आपको तो ये पता है ना कि मुझे 5,000 सैलरी मिलनी है, लेकिन अगर आपकी सैलरी आपकी एफिशिएंसी के साथ अटैच कर दी जाए कि यस इतना काम करोगे, इतनी देर में करोगे, इतनी वेस्टेज नहीं करोगे, टारगेट इतनी जल्दी पूरा करोगे, तो आपको कमीशन इस हिसाब से मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि लोगों में मोटिवेशन आएगा। एंड नेक्स्ट इज़ टाइमली पेमेंट। तो कोई भी पेमेंट आप कर रहे हो, जब भी आप उनको रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो टाइम पे ज़रूर मिलना चाहिए। ये ना हो कि आप अपनी मर्ज़ी से कभी 2 महीने लेट कर रहे हैं, कभी दे ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा कि भाई धीरे धीरे क्या होगा कि उनका माइंड डिस्टर्ब होता चला जाएगा और वो स्विच कर सकते हैं अपनी जॉब को। तो वो सारे फैक्टर्स थे, ये सारे जो हमें ध्यान रखने चाहिए जब हम मतलब अगर हम रेम्यूनरेशन पॉलिसी को, रेम्यूनरेशन की सिस्टम को सही देखना चाहते हैं तो उसमें हमें ये बातें देखने को मिलती हैं। नाउ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग रेम्यूनरेशन टू सेल्समैन। अब रेम्यूनरेशन देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। एक, नेचर ऑफ जॉब, जैसे पहले बताया, अगर डिफ़िकल्ट जॉब है तो रेम्यूनरेशन ज़्यादा रख सकते हैं, कम डिफ़िकल्ट है तो कम रख सकते हैं। एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा बजट अगर अच्छा खासा है तो हम ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, बजट थोड़ा कम है, हाथ हमारा टाइट है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो हम रेम्यूनरेशन कम दे सकते हैं। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर कंपटीशन हमारा तगड़ा है, बहुत लोग हैं मार्केट में, तो हमारा जो रेम्यूनरेशन है वो कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंगली हो सकता है। अगर हमारा मार्केट में किसी के साथ कंपटीशन है, हमारी मोनोपोली है, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, क्योंकि कस्टमर ने तो आपके पास आना है, वैसे भी आना और वैसे भी आना है। तो इस हिसाब से तो फिर आपको कंपटीशन है ही नहीं, तो कस्टमर तो ऑटोमेटिकली आपके पास आने वाला है, तो वहाँ लेवल ऑफ कंपटीशन तो रहा ही नहीं, तो आप कम पैसे भी दे सकते हो रेम्यूनरेशन में। बिजनेस यूनिट्स इन द सेम इंडस्ट्री, ये वही वाली बात हो गया कि दूसरे लोग अपने सेल्स फोर्स को कितना पैसा दे रहे हैं पर मंथ या वेरिएबल, तो अकॉर्डिंग टू दे थोड़ा सा ये भी है ना कि उनके अकॉर्डिंगली भी आप चल सकते हो। एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंसी, आपके सेल्समैन कितने एक्टिव हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने स्किल्ड हैं, ये भी तो मायने करती है बात कि नहीं। मान लीजिए एक बिल्कुल निकम्मा सा सेल्समैन है, उसको भी आप उतनी सैलरी दे रहे हो, और एक इंटेलिजेंट है उसको भी उतनी दे रही हो, तो गलत है ना। और इसका मतलब होता है कि उनका एक्सपीरियंस, उनका काम करने का तरीका, उनकी एफिशिएंसी भी आपके रेम्यूनरेशन को अफेक्ट करती है।
इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री, वही अगर मंदी है तो रेम्यूनरेशन कम होगा, ज़्यादा है तो रेम्यूनरेशन ज़्यादा हो सकता है। लेवल ऑफ सेल्स एंड ऑर्डर साइज़, आपको सेल का टारगेट अगर बड़ा दिया गया है तो ऑब्वियसली आपका पारिश्रमिक, आपका रेम्यूनरेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। ऑर्डर का साइज़, मान लीजिए वही वाली बात है कि अगर एक पर्सन ऑर्डर ज़्यादा लेता है कस्टमर से, ज़्यादा कस्टमर्स को कन्विंस कर पाता है, तो उसका आप रेम्यूनरेशन ज़्यादा दोगे। लेबर मार्केट कंडीशन, लेबर मार्केट में क्या है, इजीली लेबर, अब जैसे इंडिया में क्या, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अब यहाँ इजीली लोग अवेलेबल हो जाते हैं काम करने के लिए, है ना। अगर मान लीजिए किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे शायद उतना नहीं होगा। तो जो चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेबर की सप्लाई ज़्यादा है, तो आप कम पैसों में भी लेबर को रख सकते हो ना, लेकिन अगर लेबर कम होगा तो पैसे ज़्यादा देने होंगे। नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसा है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल गुड है, कोई टेक्निकल चीज़ है, उसके कस्टमर थोड़े कम हो सकते हैं, इसीलिए कम रेम्यूनरेशन में काम चल जाएगा। लेकिन कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका कंज्यूमर बहुत बड़ा है, बड़े लार्ज स्केल पे है, तो उसके जो सेल्समैन होंगे वो, उनको पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं। ओके, चलिए जी। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी है, जैसे मान लीजिए आइटम की नेचर पे ये भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई महंगी आइटम, आप गोल्ड बेच रहे हैं, अभी गोल्ड का रेट और एक स्कूटर के रेट में तो फ़र्क है कि नहीं है, राइट। तो वही चीज़ है ना। या फिर अगर गोल्ड का रेट मैं कंपेयर करूँ आपके चीनी के रेट से, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू प्रोडक्ट्स। तो जिसको बेचना बड़ा टेक्निकल काम है, उसके लिए आपको रेम्यूनरेशन ज़्यादा देना होगा। लेकिन जिसको बेचने में कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कम रेम्यूनरेशन में भी काम चला सकते हो। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, मान लीजिए एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है, तो सेल्समैन को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना कस्टमर को कन्विंस करने में, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता होगा, इसीलिए रेम्यूनरेशन हम कम दे सकते हैं, अदरवाइज़ हमें रेम्यूनरेशन ज़्यादा देना होगा। एंड नेक्स्ट इज़ नेगलेक्टेड प्रोडक्ट्स, कोई प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है जिसको बेचना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसको बहुत नेगलेक्ट किया गया, उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया गया, तो उसके लिए रेम्यूनरेशन आपको ज़्यादा देना होगा। नए प्रोडक्ट को भी मार्केट में लॉन्च करने वक्त जो सेल्समैन होते हैं उनको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इन दैट केस रेम्यूनरेशन विल बी हायर दैन अदर केसेस। न्यू सेल्स टेरिटरी, किसी नए एरिया में आपको एंटर करना है। मान लीजिए आप पहले रोहतक में सामान बेच रहे थे, बड़ा इजीली सब कुछ ओके हो रहा था, अब आप चाहते हैं कि आप जो है पानीपत में जाएं और उसमें अपना मार्केट स्टार्ट करें, तो ऑब्वियसली नई जगह, नए लोग, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगी, इसीलिए रेम्यूनरेशन भी ज़्यादा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं कि किस तरीके से आप अपने रेम्यूनरेशन को डिसाइड करते समय इन बातों पर नज़र डाल सकते हो। नेक्स्ट इज़ एलिमेंट्स ऑफ कॉम्पनसेशन टू सेल्स पर्सनल्स। अभी यहाँ पर क्या है कि सेल्स, जब भी आप रेम्यूनरेशन दोगे तो उसमें 4 बातें हो सकती हैं। एक तो फिक्स एलिमेंट, यानी पर मंथ आपको सिंपल सैलरी एक मिलेगी। काम की क्वालिटी और एफिशिएंसी पर ये बात डिपेंडेंट नहीं है, वो आपको मिलनी है, चाहे आप काम कम कर रहे हो, आप काम ज़्यादा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बेकार कर रहे हो। वेरिएबल एलिमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे आपने मान लीजिए 5000 यूनिट के अगर कर ली, यानी जितनी भी टोटल आप यूनिट सेल करोगे, सबके ऊपर आपको सैलरी नहीं मिलेगी, वो आपको सारी सेल के ऊपर 2% कमीशन मिलेगा। तो दैट इज़ वेरिएबल एलिमेंट, जितना ज़्यादा सेल करोगे उतना ज़्यादा कमीशन पाओगे। अब ये वेरिएबल एलिमेंट में भी 2 बातें हैं। एक, वो कमीशन टोटल सेल पे भी हो सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि भाई 2000 यूनिट तक तो सेल करोगे कमीशन होगा 1%, और अगर 2000 से जितनी ज़्यादा करोगे कमीशन 2% हो जाएगा, राइट। फिर है फ्रिंज बेनिफिट्स, तो सैलरी के अलावा आपको कई बार कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो कैश की फॉर्म में नहीं होते। जैसे मान लीजिए आपको लैपटॉप दे दिया काम करने के लिए, आपको गाड़ी की फैसिलिटी दे दी, आपको छुट्टियों का जो है सैलरी दे दी, आपको कुछ और ऐसी स्कीम्स में डाल दिया जिसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है, आपको हाउस दे दिया रहने के लिए, आपको HRA दे दिया, हाउस रेंट अलाउंस दे दिया, तो ये सब फ्रिंज बेनिफिट्स में आते हैं। एंड नाउ लास्ट वन इज़ रीइंबर्समेंट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। एक सेल्समैन को अपने काम को करने के लिए कई तरह के ऑफिशियल खर्चे करने होते हैं। उन ऑफिशियल खर्चों की जब पूर्ति की जाती है आप उसके ऑफिस के द्वारा, दैट इज़ रीइंबर्समेंट।
यानी मान लीजिए अब वो जगह जगह जा रहा है, लोगों के घरों में भी जा रहा है, वहाँ आने जाने का जो किराया होगा वो किराया अपनी जेब से तो भर रहा है, लेकिन बाद में उसको कंपनी से मिल जाता है, दैट इज़ रीइम्बर्समेंट। तो ये 4 तरीके आपने देख लिए, इस तरीके से हम कॉम्पनसेशन को पे करते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।